गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे पॉडकास्ट ब्रूटली ऑनेस्ट में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे समाज की, बंगाल। बंगाल के एक ऐसे समाज की जिसने बंगाल के इंटेलेक्चुअल, कल्चरल और पॉलिटिकल हिस्ट्री को बहुत गहराई से प्रभावित किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भद्रलोक समाज की। ये शब्द आपने काफी सुना होगा, पर आखिर ये भद्रलोक है क्या? दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में, जब ब्रिटिश एम्पायर ने भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। तब बंगाल में एक नया एलीट क्लास उभरा, जिसे हम भद्रलोक के नाम से जानते हैं। भद्रलोक कौन है? इन्हें बंगाल का जेंट्री क्लास कहा जाता है। ये लोग ब्राह्मण, वैद्य और कायस्थ जैसे अपर कास्ट से आते हैं। हिस्टोरियन जौहर सरकार ने अपने रिसर्च में दिखाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1753 में जब अपने पुराने बिजनेस एसोसिएट्स को हटाया, तो उनकी जगह इन्हीं 3 जातियों के लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पर अपॉइंट किया गया। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि ये लोग पहले से ही संस्कृत और फारसी में फ्लुएंट थे, जो उन्हें मुगल दरबार और हिंदू शासकों के यहाँ काम करने में बहुत मददगार साबित हुआ। अब जब ब्रिटिश पावर में आई तो इन्हें फारसी छोड़कर अंग्रेजी सीखनी पड़ी, और भद्रलोक ने इसे समझने में जरा भी देर नहीं लगाई। जल्दी इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाया, पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए और सरकारी नौकरियों पर अपना कब्जा जमा लिया। दोस्तों, 19वीं सदी में भद्रलोक ना केवल प्रशासन में बल्कि लिटरेचर और सोशल रिफॉर्म्स के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़े। इस दौर में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद, विद्यासागर जैसे बहुत ही इंटेलिजेंट, काबिल, विद्वान और सोशल रिफॉर्मर्स हमारे सामने आए। लेकिन दोस्तों, यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू है। भद्रलोक ने अपने प्रभाव को केवल अपने तक ही सीमित रखा। इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स की बातें की, मगर एजुकेशन को एक स्पेशल क्लास तक ही सीमित रखा। गरीब और निम्न जाति के लोगों के लिए इंग्लिश एजुकेशन बस एक सपना बनकर रह गया। भद्रलोक सोसाइटी के लोगों में एक और समानता थी कि इनमें से ज्यादातर लोग शारीरिक श्रम से दूर थे। खेतों के मालिक तो थे, लेकिन खुद कभी हल नहीं चलाया था। ये जमींदारी करते रहे, सरकारी नौकरियों में रहे, वकालत, पत्रकारिता और टीचिंग को अपनाया, मगर मजदूरी और लेबर को एज अ लो स्टेटस जॉब के जैसे देखा। दोस्तों, 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन बंगाल के भद्रलोक के लिए यह डिवीजन भी लेकर आया। बड़ी संख्या में बंगाली हिंदू भद्रलोक को ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट बंगाल रिफ्यूजी के रूप में आना पड़ा। यानी ओरिजिनल ईस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल, जो कि अब भारत में आ चुका था, और ईस्ट बंगाल जो पाकिस्तान में रह गया था, वहां से भाग भाग के रिफ्यूजी बन के भारत में ही आके शरण लेनी पड़ी। दोस्तों, भद्रलोक का असली प्रभाव 1950 के दशक से राजनीति में दिखने लगा। कांग्रेस हो, सीपीआई, सीपीएम और बाद में जो नक्सल आंदोलन, ये भद्रलोक इन सभी का हिस्सा बने रहे। वे आइडियोलॉजी के स्तर पर डिवाइड हुए, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस, उनके इंटेलेक्चुअल पावर सब पॉलिटिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण रही। दोस्तों, 1990 के दशक के बाद बंगाल में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। लगातार ट्रेड यूनियंस, लेबर, इन लोगों की हड़तालों ने और एक तरह की कम्युनिस्ट फिलॉसफी ने बंगाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन को ठप कर दिया। जमींदारी यूं तो खत्म हो चुकी थी और सरकारी नौकरियां इसी कारण से पूरी तरह से सिकुड़ चुकी थी। इसके साथ ही राजनीति का भी चरित्र बदल गया। अब इंटेलेक्चुअल डिबेट्स की जगह मसल पावर ने ले ली। बंगाल के पंचायत चुनाव में यह साफ दिखने लगा कि राजनीति अब विचारधारा की नहीं बल्कि बाहुबली के खेल बन चुका है। सीपीआईएम के क्लीन इमेज वाले भद्रलोक कैंडिडेट लगातार चुनाव हारते चले गए, और फुटबॉलाइजेशन, जिसको बोलते हैं फुटबॉलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, शुरू हो गया। मतलब नेता ऐसे पार्टियां बदलने लगे जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी अपना क्लब बदला करते हैं। आइडियोलॉजी का कोई महत्व नहीं बचा। स्टेट, जो राज्य है बंगाल, उसके प्रति
कुछ भी करने की भावना ही नहीं बची। आज का भद्रलोक समाज पहले जैसा इफेक्टिव नहीं रहा। कहाँ एक वक्त था भद्रलोक के डर से अंग्रेजों ने बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था 1905 में। भद्रलोक के डर से बंगाल ने अपनी कैपिटल कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली कर दी थी। लेकिन आज का भद्रलोक समाज पहले जैसा है ही नहीं। उनकी लाइफस्टाइल में भले ही सुधार हुआ हो, लेकिन उनके भीतर वो इंटेलेक्चुअल और कल्चरल कॉन्शियसनेस अब पहली जैसी नहीं रही। वे या तो इनएक्टिव हो चुके हैं या फिर छोटे छोटे सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स में सिमट कर रह गए हैं। और यही कारण है कि आज बंगाली मानस जो है, जो माइंडसेट है, वो एक फ्रस्ट्रेटेड माइंडसेट है। वो एक हारे हुए लूजर्स का माइंडसेट है। हर बात में मीन मेक निकालना, बुराई करना, कई बार तो अपने कल्चर, अपने धर्म, अपनी स्टेट, अपने राष्ट्र, उसी के अगेंस्ट खड़े हो जाना। दोस्तों, बंगाल में अब द न्यू लॉर्ड्स का उदय हुआ है। गांव के बाहुबली जो चुनाव जिताने में माहिर हैं, वे आइडियोलॉजी से नहीं बल्कि पावर के इक्वेशन से चलते हैं। तो क्या ये मान लें कि भद्रलोक का युग अब बंगाल में पूरी तरह समाप्त हो चुका है? शायद हां। चुनावी राजनीति में अब तो उनका कोई भविष्य नहीं दिखता। अब उनके लिए एक ही रास्ता बचा है, जुडिशियल बैटल्स और सिविल सोसाइटी मूवमेंट। इसका एक उदाहरण हमें तब दिखा जब घोस्ट फ्रॉम द फ्यूचर नाम की फिल्म को अनौपचारिक रूप से बैन कर दिया गया था। लेकिन कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने कोर्ट में केस लड़ा और जीत हासिल की। भद्रलोक जो कभी बंगाल की पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और लिटरेचर पर राज किया करते थे, आज ऐसा नहीं है। उनका स्थान बाहुबलियों और नए सत्ताधारी क्लास ने ले लिया है। बंगाल की राजनीति अब आइडियोलॉजी सेकेंडरी हो गई है, खेल सिर्फ सत्ता की कुर्सी का रह गया है। और डेमोग्राफी चेंज बंगाल में एक इतना बड़ा खतरा बन गया है, जिसको वहाँ के शासक शह देते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसको पनपा रहे हैं। क्या बंगाल फिर से अपने इंटेलेक्चुअल प्राइड को वापस ला सकता है? या फिर भद्रलोक की यह कहानी इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएगी? वो भद्रलोक जिसने अंग्रेजों को अपनी समझ, अपनी बूझ, अपने ज्ञान, अपनी पढ़ाई, अपनी सांस्कृतिक अवेयरनेस और अपने हिंदू धार्मिक दर्शन के जरिए घुटने पर ला दिया था। सोचिए, समझिए और अपनी राय हमें कमेंट्स करके बताइए, खास तौर पर अगर आप बंगाली हैं तो। और आप भी अगर फील करते हैं कि वो स्टेट, वो महान स्टेट ऑफ बंगाल जिसने वर्ल्ड में कल्चरल रेनेसांस लाया, नेशनलिज्म लाया, जिसने अपने वंदे मातरम से अंग्रेजों को भगाया, क्या होगा उनका भविष्य? अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे बंगाल की एक कहानी लेकर। तब तक के लिए वंदे मातरम।